हेलो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MDN साइंस में। आज हम क्लास 9th के बायोलॉजी से पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सेल। सबसे पहले बात करते हैं सेल। व्हाट इज़ सेल? होता क्या है सेल? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज़ नोन एज सेल। इनको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को बोला जा रहा है क्योंकि जो हमारा बॉडी है वो सेल से मिलके बना हुआ है, और हमारा बॉडी जो एसेंशियल फंक्शन कर रहा है वो सेल की वजह से कर रहा है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल मतलब जैसे सेल इज़ लाइक ब्रिक, जैसे हमारा घर जो होता है बना होता है एक ईंटे से मिलके बना होता है, ऐसे हमारा बॉडी जो है वो एक सेल से मिलके बना हुआ है। जैसे सेल, जब कई सारे सेल मिलते हैं तो बनता है टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। और फिर जब कई सारे टिश्यू होते हैं तो वहाँ से क्या बनता है? ऑर्गन। और कई सारे ऑर्गन मिल के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। तो इसीलिए इनको बोला जाता है स्ट्रक्चरल। और फंक्शनल, जितने भी हमारे बॉडी में एसेंशियल वर्क हो रहे हैं, जैसे कि रिस्पायरेशन हो रहा है, न्यूट्रिशन हो रहा है, तो ये सब क्या है? ये जो हमारे बॉडी के एसेंशियल वर्क हैं, ये किससे हो रहे हैं? सेल से की वजह से हो रहे हैं। तो जो हमारे बॉडी में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों बोला जा रहा है, आपको समझ में आ गया कि सेल को वाई दे नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कुछ ऐसे सेल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो सबसे आउटर लेयर होता है इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। और इसके अंदर जो होते हैं उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, या फिर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो इनर सरफेस होता है इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसके बाद डिस्कवरीज की बात कर लेते हैं कि किन्होंने क्या डिस्कवर किया। सबसे पहले आए रॉबर्ट हुक 1665 में। इन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। इन्होंने बताया कि सेल होता क्या है। इन्होंने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की। इसके बाद आए एंटोन वैन लीeuwenhoek। इन्होंने 1674 में लिविंग सेल को डिस्कवर किया। इन्होंने जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था वो डेड सेल था, लेकिन एंटोन वैन लीeuwenhoek के आने के बाद इन्होंने लिविंग सेल को 1674 में डिस्कवर किया। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए। इन्होंने न्यूक्लियस, जैसे कि यहाँ मैंने बताया न्यूक्लियस क्या होता है, इन्होंने न्यूक्लियस को 1831 में डिस्कवर किए। फिर आए सेल्डन और सॉन, दो साइंटिस्ट। इन दो साइंटिस्टों ने सेल थ्योरी दिया। सेल थ्योरी क्या होता है कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सेल से मिलके बने हुए हैं। लेकिन इनका एक ड्रॉबैक था, इन्होंने ये नहीं बता पाए कि ये सेल आए कहाँ से। तो फिर एक साइंटिस्ट आते हैं रुडोल्फ वर्चो। इन्होंने बताया कि ऑल द सेल्स आर केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मीन्स कि जितने भी नए सेल आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पुराने सेल से ही बने हुए हैं। इसके बाद फिर हमारा आता है कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टीसेलुलर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलके बने होते हैं, जो एक सेल से बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। इनका एग्जाम्पल होता है अमीबा, बैक्टीरिया। और हमें यहाँ मल्टी से ही समझ में आ रहा है, मल्टी का मीन्स कई सारे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कई सारे सेल से बने हुए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनका एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके बाद फिर हम बात करते हैं कि सेलुलर डाइवर्सिटी। सेलुलर डाइवर्सिटी क्या होता है? मतलब कि सेल का साइज, सेल का शेप। जो हमारे बॉडी में, हमारा बॉडी बहुत ढेर सारे सेल से मिलके बना हुआ है, तो हमारे बॉडी में जो अलग अलग तरह के जो सेल हैं उनका अलग अलग शेप है ना। तो उसकी बात हम कर लेते हैं।
सेलुलर डाइवर्सिटी। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे शेप ऑफ द सेल, शेप ऑफ सेल। जैसे कि जो हमारा बोन सेल होता है, बोन सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, बोन सेल के बारे में बात करते हैं। बोन सेल, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्पिंडल स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं नर्व सेल। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रांच्ड होता है। इसके बाद तीसरा ओवम। जो ओवम होता है उनका शेप होता है स्फेरिकल। और चौथा आरबीसी, रेड ब्लड सेल। इनका जो स्ट्रक्चर होता है बाइकॉनकेव डिस्क लाइक होता है। हमारा शेप हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं सेल साइज। सेल का साइज क्या होता है। स्मॉलेस्ट सेल, माइकोप्लाज्मा, या फिर इन्हीं को बोलते हैं पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसके बाद लार्जेस्ट सेल, ऑस्ट्रिच एग। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हम समझ लेते हैं, आगे हमें इस चैप्टर में बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है। कोई भी सब्सटेंस जब लोअर से हायर की तरफ मूव कर रहा हो, लोअर से हायर की तरफ मूव कर रहा हो, तो उसी को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें एटीपी का यूज होता है और इसमें जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। एटीपी का यूज यहाँ पे जैसे लोअर से क्या हो रहा है, ये लोअर से कहाँ मूव कर रहे हैं, हायर की तरफ, है ना। और इसमें क्या हो रहा है, एटीपी का यूज हो रहा है। अभी जैसे हम बाइक चलाते हैं, क्या करते हैं कि इसे ब्रिज पर चढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी ब्रिज ऐसे होता है, उसके बाद फिर ऐसे होता है। अभी जब हम यहाँ बाइक को चढ़ा रहे होते हैं ऊपर की तरफ, तो वहाँ क्या होता है, एक्सीलेटर हम ज़्यादा लेते हैं। एक्सीलेटर ज़्यादा ले रहे हैं मतलब कि एनर्जी हम ज़्यादा लगा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जब लोअर से हायर की तरफ कोई चीज़ जाएगा तो वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लगेगा। तो एटीपी की एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि ये जब लोअर से हायर की तरफ जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, एटीपी लगेगा, ठीक है। ऐसे समझते हैं कि कोई चीज़ लोअर से हायर की तरफ जा रहा है, जैसे कि जब हम ब्रिज पे बाइसाइकिल को जब हम जो है ब्रिज पे क्या करते हैं, मोटरसाइकिल को चढ़ाते हैं ऊपर, तो क्या होता है कि या फिर हम साइकिल से ही चला रहे हैं उसके ऊपर, तो जब हम ब्रिज पे ऊपर की तरफ साइकिल लगाएंगे, चढ़ाएंगे, तो वहाँ हमें एनर्जी ज़्यादा लगाना होगा, पैडल बहुत तेज मारना होगा। या फिर हम बाइक को लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे एक्सीलेटर ज़्यादा लेना होगा, मतलब एनर्जी ज़्यादा लग रहा है। तो क्या हो रहा है कि एटीपी यहाँ पे यूज हो रहा है। और तीसरा चीज़, यहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मूव करते हैं। ये मैंने समझने के लिए आपको बताया एग्जांपल कि आप ब्रिज पे जब चढ़ रहे होते हैं तो वहाँ एक्सीलेटर ज़्यादा लेना होता है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो क्या लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे एटीपी यूज हो रहा है। दूसरा हमारा आया पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसका जस्ट अपोजिट, कोई हायर से लोअर की तरफ मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, हायर से लोअर की तरफ, और यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होता, नो एनर्जी रिक्वायर्ड।
नो एनर्जी रिक्वायर्ड। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मतलब लोअर से हायर की तरफ कोई चीज़ सबस्टेंस मूव कर रहा है, वहाँ पे एटीपी का यूज होगा और लार्ज मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट हायर से लोअर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है और यहाँ पे किसी भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता। ठीक है, इसके बाद फिर आगे हम पढ़ते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी पढ़ रहे हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। वाटर का मूवमेंट होना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो उसी को क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस बोला जाता है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसी को क्या बोला जाएगा, ऑस्मोसिस बोला जाएगा। ये भी क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। अच्छा एक चीज़ और, इसमें भी कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। There are two types, इंडोऑस्मोसिस और दूसरा एक्सोऑस्मोसिस। इंडोऑस्मोसिस मीन्स, ये समझते हैं, इस टर्म को समझिए तो आप समझ जाएंगे कि इंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस होता क्या है। इंडो का मतलब हो रहा है कि कोई भी चीज़ सेल के अंदर मूवमेंट कर रहा है, मतलब वाटर का मूवमेंट। यहाँ ऑस्मोसिस आ गया, मतलब वाटर का मूवमेंट हो रहा है। सेल है, सेल के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है ये क्या होगा, इंडोऑस्मोसिस। क्या होगा, इंडोऑस्मोसिस। और ये एक्सो एग्जिट, ऐसे समझते हैं कि एक्सो एग्जिट मतलब क्या होता है, बाहर आना। तो जब वाटर का मूवमेंट क्या हो रहा है, सेल से बाहर की तरफ हो रहा है, सेल से बाहर की तरफ हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सो बोलेंगे। एक्सो एग्जिट ऐसे याद रखते हैं, एक्सो एग्जिट मतलब सेल से वाटर बाहर आ रहा है तो क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस, और जब सेल के अंदर वाटर जा रहा है तो क्या होगा, इंडोऑस्मोसिस। ठीक है, इसके बाद फिर हम बात करते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफिनीशन ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में सेम है, लेकिन बस एक अंतर है कि ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट हो रहा है। किसका मूवमेंट, वाटर का मूवमेंट। और डिफ्यूजन जो होता है, डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। किसका मूवमेंट, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है। तो डिफिनेशन तो सिमिलर ही है, बस यहाँ पे अंतर क्या है, वाटर और मॉलिक्यूल्स में। कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। जैसे कि अभी, और ये जो डिफ्यूजन होते हैं ना, नेचुरल फिनोमिना होता है। अभी जैसे हमने एक रूम में क्या किया, अगरबत्ती जलाया, और अगरबत्ती जलाने के बाद देखोगे आप, कुछ टाइम के बाद वो धुआं एक जगह से दूसरी जगह और पूरे एक टाइम के बाद पूरे कमरे में उसकी स्मेल आने लगेगी, फ्रेगनेंस पूरे कमरे में आ जाएगा। तो क्या हो रहा है कि वो जब अगरबत्ती जल रहा होता है, जलने के बाद उसमें से जो मॉलिक्यूल्स निकल रहे होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद क्या हो रहा है कि पूरे कमरे में खुशबू आने लग जाएगा उस अगरबत्ती का। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन में सबसे ज़्यादा होता है गैस का, इसके बाद लिक्विड, फिर सॉलिड। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं।
सबसे पहले समझ लेते हैं कि सोल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज सोल्यूशन। जैसे हमने एक गिलास लिया, गिलास में हमने पानी डाला, पानी, इस पानी को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और इसके अंदर जो चीज़ डाला जा रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे हम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक में क्या हो रहा है कि सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है। सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है। सॉल्यूट ज़्यादा, सॉल्वेंट कम। ठीक, उसके बाद हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में सॉल्वेंट ज़्यादा है और सॉल्यूट कम है। सॉल्वेंट ज़्यादा है और इसमें सॉल्यूट क्या है? कम है। और तीसरा है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में दोनों बराबर होते हैं, जो सॉल्यूट होगा वो और सॉल्वेंट बराबर होंगे। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड सेल और कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन CO2 इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, क्या कौन सा ज़्यादा होगा? मतलब कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में या कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में। तो इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट किसकी होती है? ऑक्सीजन का। हमारे बॉडी को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। लेकिन जब किसी जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा होता है और हम जाते हैं तो क्या होता है? हमारे बॉडी में वो आ जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है एज कंपेयर टू इन्वायरमेंट। ठीक, आज की हमारी बातें यहीं तक, इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और नोट्स के लिए आप फॉलो करें MDN साइंस, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे और उसके बाद इंस्टाग्राम पे। तीनों का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू।